Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video would be from 8th of June to 21st of June. Now you might be surprised that we are not covering 1 week, we're actually covering 2 weeks. Well, the reason for that is that in the past week, in the previous week, we didn't have many issues with respect to Indian economy. Therefore, we skipped the video and I decided to combine the current affairs of 2 weeks, right? So that there is some material in one lecture. ओके सो पिछले हफ्ते वीडियो इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज नहीं थे, तो मैंने 2 हफ्तों की वीडियो कंबाइन करी है। तो हम इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स करेंगे 8 जून से 21 जून तक। ऑलराइट, चलो अब ये देख लेते हैं कि कौन से इश्यूज हम कवर करेंगे आज के करंट अफेयर्स के, इकोनॉमी करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, व्हाट विल वी कवर। ऑलराइट, नंबर 1, राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक रिकवरी। नाउ रिसेंटली डेटा आया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में डेटा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। Both wholesale inflation and retail inflation is very high at this moment, and this bears a lot of significance for RBI and economic recovery. इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी नहीं होगी अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ती गई। तो हम ये इशू को देखेंगे और इसका क्या इंपैक्ट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक रिकवरी पे, वो देखेंगे। देन आरबीआई हर 2 महीनों में करता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। नाउ इन 2 महीनों में जो डेटा आया है काफी पेसिमिस्टिक डेटा है, काफी ही मायूस करने वाला डेटा आया है आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में। तो इस न्यूज में हम देखेंगे आरबीआई का ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है क्या, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, एंड व्हाई द डेटा रिलीज बाय कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक इन इट्स आउटलुक, व्हाई इज इट, ठीक है, वो देखेंगे। देन एक छोटी सी न्यूज है जो प्री के लिए कुछ फैक्ट्स आपको बता देगी, प्री के लिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं उससे कवर। वो है कि जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था जो फेल हो गया था और फेल होने की वजह से आरबीआई ने उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर लिया था। अभी रिसेंटली एक एनबीएफसी ने कहा है कि हम पीएमसी बैंक को अक्वायर करना चाहते हैं और आरबीआई ने उसको गो हेड दे दिया है, राइट। तो वो न्यूज देखेंगे, कुछ प्री रिलेटेड फैक्ट्स ही उसमें कवर होंगे। देन पिछले साल जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन का साल था 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें पाया ये गया कि जनरली ना जब भी आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टैक्स रेवेन्यूज भी गिर जाते हैं, राइट। पर पिछले साल हमने पाया कि आपकी इकोनॉमी तो कॉन्ट्रैक्ट करी है जीडीपी, पर टैक्स रेवेन्यूज बढ़े हैं, ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस बढ़ी हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीजन था और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो देखेंगे, राइट। देन मैनेजिंग विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव पॉलिसीज ऑफ यूएस सेंट्रल बैंक, टेपर टैंट्रम्स। नाउ इसमें हम ये देखेंगे क्योंकि आपसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्री में पूछ सकते हैं और मेंस में भी पूछ सकते हैं कि यूएसए का सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व अगर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेटिव से टाइट कर देता है ना जब, तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया, उनको बहुत नुकसान होता है। तो क्यों होता है, और अब रिसेंटली जब यूएसए की इकोनॉमी रिकवर कर रही है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद, तो अगर दोबारा से यूएसए ने अपनी पॉलिसी अकोमोडेटिव से टाइट कर दी तो इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा और इंडिया अपने आप को कैसे बचा सकता है, राइट। ये न्यूज देखेंगे, क्लियर। और फिर एंड में जैसा कि हम हमेशा करते ही हैं, आई गिव यू अ होमवर्क टू रीड सर्टेन आर्टिकल्स विच आई फाइंड इंपॉर्टेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, 2 हिंदू के आर्टिकल हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल्स जो मुझे लगता है आपको खुद पढ़ने चाहिए, इससे आपकी मेंस आंसर राइटिंग की लैंग्वेज बेटर होगी, राइट। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसा कि हमेशा हम करते ही हैं, पूरे लेक्चर के एंड में आपको मैं दूंगा कुछ एमसीक्यूज फॉर योर प्रैक्टिस ऑफ प्रीलिम्स 2021। इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज होंगे, 4 एमसीक्यूज टू बी प्रिसाइज, उनके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में नीचे लिखने हैं, ठीक है। वो एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिस के लिए ही हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, राइट। सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस ऑफ प्रीलिम्स 2021। ऑलराइट, क्लियर। चलो फिर इंट्रोडक्शन हमारी हो गई है, सीधा जंप करते हैं पहले इशू पे, राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक रिकवरी पे। राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक रिकवरी, इससे रिलेटेड 3 आर्टिकल्स आए थे, तीनों के तीनों हिंदू में आए थे। एक तो एडिटोरियल था ये वाला, ठीक है, बाकी दोनों एक होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है उस पे डेटा था, और एक रिटेल इन्फ्लेशन जो हम मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो इन्फ्लेशन मिलती है उसे हम रिटेल कहते हैं, और डब्ल्यूपीआई से जो हमें इन्फ्लेशन मिलती है होलसेल प्राइस इंडेक्स से, उसे हम होलसेल इन्फ्लेशन कहते हैं। दोनों ही ऊपर बढ़ी हुई हैं, राइट। तो देख लेते हैं क्या है डेटा, क्या न्यूज में क्या आया है।
हाई रिटेल इन्फ्लेशन, यानी कि सीपीआई बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा. Now, retail inflation hits a 6-month high of 6.3% in May, thanks to a persistent rise in fuel and edible oil prices. आपको पता है ना, सीपीआई बेस्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन है, सीपीआई कंबाइंड. आरबीआई का टारगेट है कि इट शुड बी बिटवीन 2 to 6%. ठीक है, 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए. पर अभी मई के महीने में जो रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो 6% के टारगेट को ब्रीच कर चुका है. इट्स एक्चुअली 6.3%. ठीक है, तो इन्फ्लेशन इज कंसिडरेबली हाई अभी. और उसका रीजन क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन हाई क्यों है? क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं. वो तो हम आए दिन न्यूज में सुन भी रहे हैं ना, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कई शहरों में 100 भी पहुंच चुके हैं, राइट. और एडिबल ऑयल जैसे कि आपका वनस्पति हो गया, डालडा, रिफाइंड ऑयल, एडिबल ऑयल्स, इनके प्राइसेस बढ़ गए हैं. तो फूड और फ्यूल के इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है. फूड और फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट ब्रीच कर चुकी है. कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस एन इन्फ्लेशन ऑफ 11.58% फॉर फ्यूल एंड लाइट कैटेगरी. ना जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसे हम कैटेगरीज में बांट देते हैं, जैसे फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन. तो फ्यूल इन्फ्लेशन, फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन तो 11.5% के आसपास हो चुके हैं, 11.5%. और फ्यूल एंड लाइट में ज्यादा अर्बन एरियाज में ज्यादा स्पाइक आया एज कंपेयर टू रूरल एरियाज. फूड इन्फ्लेशन रीहीटेड टू 5.1%. अप्रैल में फूड इन्फ्लेशन थी 1.96% और मई आते आते 5.1% हो गई. इतना ज्यादा जंप आया है अकेले फूड में. क्लियर? ओवरऑल रिटेल प्राइसेस हाउएवर सॉ अ शार्पर स्पर्ट इन रूरल एरियाज from 3.75% to 6.5%, राइट. तो ज्यादा इंक्रीज हुआ है रूरल एरियाज में. हां, जो फ्यूल इन्फ्लेशन है वो ज्यादा अर्बन एरियाज में बढ़ी है, पर ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज में ज्यादा बढ़ी है, राइट. एंड दैट इज व्हाई सीपीआई का जो अभी इंडेक्स पे जो इन्फ्लेशन लेवल चल रहा है, इट इज एट अ 6-month हाई. पिछले 6 महीनों में इतना प्राइस नहीं बढ़ा है. पर ज्यादा वरिंग फैक्ट पता क्या है? ज्यादा वरिंग फैक्ट है होलसेल इन्फ्लेशन. अब होलसेल इन्फ्लेशन ज्यादा वरिंग फैक्ट क्यों है? 2 कारणों की वजह से. एक, होलसेल इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन से भी ज्यादा बढ़ा हुआ है. रिटेल इन्फ्लेशन तो 6.3% चल रही है ना, होलसेल इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है 12.94%, दैट इज अराउंड 13%. आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन 13% के आसपास है, रिटेल तो 6.3% चल रहा है. तो होलसेल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए ज्यादा वरिंग ट्रेंड है ये, राइट. दिस इज रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 2 क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ता है ना, तो आपको पता है जब भी इंफ्लेशन होती है तो पहले होलसेल प्राइसेस बढ़ते हैं एंड देन दे इवेंचुअली ट्रांसमिट टू रिटेल प्राइसेस या ट्रांसफर टू रिटेल प्राइसेस. मतलब अगर होलसेल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में रिटेल प्राइसेस भी बढ़ेंगे, उनका इंपैक्ट होता है. और वो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी चीज आप मार्केट से खरीदते हो तो आपको तो रिटेल लेवल पे मिलती है. आप दुकानदार से कोई भी चीज खरीदते हो तो वो तो रिटेल लेवल पे है. पर ये जो रिटेलर है, ये जो दुकानदार है, इसने बल्क में किसी से परचेज किया था, उसने होलसेलर से परचेज किया था सामान, कोई भी आप खरीदते हो, और ये होलसेलर बल्क में ट्रेडिंग करता है. ये रिटेलर तो यूनिट्स में ट्रेडिंग करता है, नॉर्मल सिंपल. तो अगर ये प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो इनका इंपैक्ट थोड़े लैग के बाद रिटेल पे भी आता है, राइट. इसीलिए इट्स अ वेरी वेरी डिप्रेसिंग एंड अ वरीइंग ट्रेंड. While the wholesale food prices, अगर होलसेल लेवल पे हम फूड प्राइसेस की बात करें, climbed marginally from 7.5% to 8.11%. मतलब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है ना, होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसमें ज्यादातर रोल फ्यूल का है, फ्यूल और पावर का है, इलेक्ट्रिसिटी का. फूड में इतनी ग्रोथ नहीं हुई है, रिटेल में हुई है, पर होलसेल में इतनी ग्रोथ नहीं हुई है. पर फ्यूल में बहुत ज्यादा शार्प स्पाइक आया, पेट्रोल डीजल के बहुत ज्यादा दाम बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एकदम दाम बढ़े हैं. ओवरऑल आपका WPI स्पाइक कर गया, बहुत ऊपर चला गया, राइट. The series high wholesale inflation print for May also coincided with the peak in core wholesale inflation, which relies on prices of manufactured non-food products, which could last for a few more months, said economists. Now, इस statement का मतलब समझने के लिए आपको ना एक बात समझनी चाहिए, राइट. ठीक है, देखो, एक ना हम इन्फ्लेशन के अलावा एक और चीज मेजर करते हैं जिसे हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन.
कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन होता है नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेशन। जितनी भी चीजों में आप इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हो, अगर उसमें से फूड कंपोनेंट और फ्यूल कंपोनेंट हटा दो तो उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट? और इसका रीजन क्या है? क्योंकि ना जो फूड है और जो फ्यूल है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी शिफ्ट करते हैं। तो इनमें अगर चेंजेस आ रहे हैं ना तो ये थोड़े से टेम्पररी कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है? फूड और फ्यूल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट करते हैं। मॉनसून अच्छा नहीं आया, एकदम से सप्लाई रुक गई, फूड के प्राइसेस बढ़ गए। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइट? तो इसीलिए फूड एंड फ्यूल आर वेरी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि WPI में ज्यादातर रोल फ्यूल का है ना, इससे बहुत ज्यादा लोग ना दुखी नहीं थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ना होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो वो ना बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि फ्यूल बढ़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फूड और फ्यूल वॉलेटाइल ज्यादा हैं, इनके जो शॉक्स होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। आज अगर एकदम से फ्यूल बढ़ गया तो एकदम से गिरेगा भी, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, ये एक टेम्पररी फिनोमेना है। पर फिर साथ में और लोग आते हैं, वो कहते हैं ठीक है, आपको लग रहा है ये टेम्पररी फिनोमेना है, एक और चीज चेक कर लेते हैं जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये थोड़ा सा परमानेंट फिनोमेना भी हो सकता है, और वो है कोर इन्फ्लेशन। जब आप कोर इन्फ्लेशन के नंबर्स देखते हो तो आपको पता चलता है कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ी हुई है। फूड और फ्यूल का कंपोनेंट हटा दो तो भी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, और फूड और फ्यूल हटाने के अलावा जो कंपोनेंट्स रह जाते हैं उनमें इन्फ्लेशन ना थोड़ी सी परमानेंट होती है, थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये एक और वरिंग साइन है, एक और थोड़ा सा अलार्म बेल्स है कि अगर आप ये सोच रहे थे कि फूड फ्यूल में बढ़ रहा है, थोड़े टाइम में मॉनसून अच्छा आ जाएगा, अभी कम हो जाएगा, ठीक है, फूड गिर जाएगा, फ्यूल भी ऑटोमेटिकली गिर जाएगा कभी ना कभी, तो ठीक है, तो इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। पर कोर इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है, उससे क्या होगा? कोर इन्फ्लेशन बढ़ने से आप ये मान के चलो कि ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं ये थोड़ा टाइम तक तो चलेंगे, ठीक है? इसीलिए प्रॉब्लम है। और आपको पता है WPI 25 साल में इतना कभी WPI नहीं बढ़ा जितना इस महीने, मई के महीने में बढ़ा था, राइट? इट इज एट इट्स 25-year हाई। दैट इज अगेन अ वरिंग साइन, ऑलराइट? बट द मोस्ट वरिंग थिंग इज कोर इन्फ्लेशन। क्लियर? अब हम आ जाते हैं कि इनके रीजंस क्या हैं, ऐसा क्यों बढ़ रहे हैं, एकदम नंबर्स हमें ज्यादा क्यों दिख रहे हैं, ठीक है? सो रीजंस फॉर राइजिंग इन्फ्लेशन, बोथ CPI एंड WPI बहुत ज्यादा राइज क्यों कर रहे हैं? नाउ सबसे पहला रीजन है लो बेस इफेक्ट। लो बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो बेस इफेक्ट क्या होता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में आप इस साल देखो तो आपको इन्फ्लेशन ज्यादा या कम दिख सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अभी नंबर्स आए हैं ये आए हैं मई के महीने के, मई 2021 के महीने के, राइट? तो ये जो परसेंटेज में नंबर्स आ रहे हैं ये एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं। मान लो अगर CPI का नंबर 6.3% है तो इनके कहने का मतलब है कि पिछले साल मई 2020 के मुकाबले, पिछले साल मई 2020 में जो प्राइसेस थे ना, मई 2021 में प्राइसेस अब 6.3% से बढ़ गए हैं। सो पिछले साल के मई के महीने के जो प्राइसेस थे उनमें ग्रोथ हुई है 6.3% की, मई के 2021 के मंथ की अगर हम बात करें तो इसके कंपैरिजन में ये 6.3% आगे है, राइट? सेम गोज फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। ना लो बेस इफेक्ट कहता है कि पिछले साल ना मई के महीने में स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगा हुआ था तो डिमांड गिरी हुई थी तो प्राइसेस गिरे हुए थे। एंड दिस फिनोमेना यू नो अबाउट कि जब सप्लाई इतनी है, डिमांड गिर ही जाए तो प्राइसेस गिर जाते हैं। तो पिछले साल मई के महीने में ना प्राइसेस बहुत ज्यादा कम थे। इस साल मई के महीने में 2021 में प्राइसेस हैं, ज्यादा हैं, बड़े हैं, पर इतने ज्यादा नहीं बढ़े जितना नंबर दिखा रहा है परसेंटेज में, क्योंकि पिछले साल बहुत ही ज्यादा कम थे। पिछले साल इतने कम थे कि नॉर्मल राइज भी परसेंटेज में ज्यादा दिखता है, राइट? इसे हम बेस इफेक्ट कहते हैं, लो बेस इफेक्ट कहते हैं। हाई बेस इफेक्ट क्या होता कि पिछले साल मई में इतने ज्यादा प्राइसेस होते
कि इस साल इन्फ्लेशन हो रही है पर परसेंटेज में ज्यादा नहीं दिख रही, उसे हाई बेस इफेक्ट कहते हैं। तो मई के मंथ के जो प्राइसेस हमें ज्यादा दिख रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट। अगेन मैं ज्यादा बेस इफेक्ट पे मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि हमने लेक्चर में अच्छे से कवर करा हुआ बेस इफेक्ट। तो दिस यू नो, लो बेस इफेक्ट इज वन ऑफ द रीजंस। दूसरा रीजन क्या है? वेल सिंपल, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, राइज इन द प्राइसेस ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। एक तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, मिनरल ऑयल्स या एडिबल मिनरल ऑयल्स के प्राइसेस बढ़ गए, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो कोर इन्फ्लेशन बनाते हैं आपकी, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का भी प्राइसेस बढ़ गए, जिससे कोर इन्फ्लेशन बढ़ गई है। और आपको पता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के भी प्राइसेस क्यों बढ़े थे? क्योंकि ना इंटरनेशनली, ग्लोबली मेटल्स के प्राइसेस बढ़ने लग गए थे, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इन सब के। नाउ ये जो मेटल्स है ना, ये कई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में एज रॉ मटेरियल यूज होते हैं। तो अगर रॉ मटेरियल का आपका प्राइस बढ़ जाएगा तो फाइनल गुड का भी तो प्राइस बढ़ जाएगा। इसीलिए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का भी प्राइस बढ़ने लग गया और कोर इन्फ्लेशन भी होने लग गई। साथ साथ फूड और फ्यूल भी बढ़ने लग गए, तो ओवरऑल WPI तो स्पाइक कर गया, CPI भी स्पाइक कर गया। राइट? रीजन नंबर 3, retail inflation in food hit a 6-month high of 5% from barely 2%. राइट? तो CPI, रिटेल इन्फ्लेशन में जो स्पाइक आया उसका सबसे बड़ा कारण है फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि अप्रैल में 2% भी नहीं थी फूड इन्फ्लेशन, पर मई में 5% आ गई है। और उसका रीजन पता है क्या है? प्रोटीन्स महंगे हो गए, हमारे खाने में प्रोटीन्स महंगे हो गए, पल्सेस, एग्स और फैट महंगा हो गया, एडिबल ऑयल, पल्सेस दालें, एग्स महंगे हो गए, एडिबल ऑयल्स महंगे हो गए। इस वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई मई में, एंड दैट इज व्हाई रिटेल इन्फ्लेशन स्पाइक्ड। नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है समझने के लिए, आई विल रीड इट फर्स्ट। डिमांड curtailment outstripping supply disruption amid the widening state level restrictions imposed in May. Now मई में हर स्टेट ने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाया। मई 2021 की बात कर रहा हूं। मई 2020 में तो नेशनल लॉकडाउन था, पर मई 2021 में हर स्टेट ने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाया। महाराष्ट्र में था, दिल्ली में था, आपके हरियाणा में भी लग गया, पंजाब में लग गया, राइट? हर स्टेट ने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाया। नाउ जब भी लॉकडाउन लगता है तो डिमांड तो गिर जाती है, सप्लाई वहीं की वहीं है, डिमांड गिर जाती है। तो इससे आप सबका लॉजिकल कंक्लूजन यह होना चाहिए था कि जब सप्लाई इतनी है, डिमांड गिर गई है, राइट? तो प्राइसेस तो कम आने चाहिए थे। ये प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जब लॉकडाउन लगता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। कैसे कम होती है सप्लाई? वेल, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे आप? राइट? अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही, डिलीवरी नहीं हो रही, सब्सटेंसेस की, चीजों की डिलीवरी हो नहीं पा रही है, जहां चीजें कंज्यूम की जाएंगी वहां तक सामान पहुंच नहीं रहा है, तो जहां चीजें कंज्यूम की जाएंगी वहां पे तो सप्लाई कम हो जाएगी। दिस इज ऑल बिकॉज आपकी सप्लाई चेन इतनी डिसरप्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस कि सप्लाई पहुंच ही नहीं पा रही थी। फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो रहा है सामान, पर पहुंच नहीं पा रहा है। तो एट कंज्यूमर पॉइंट डिमांड भी अगर गिर रही है तो सप्लाई और ज्यादा तेजी से गिर रही है। तो मान लो ये चीज हो रही है, जब भी डिमांड आउटस्ट्रिप सप्लाई तो प्राइस बढ़ता है, डिमांड सप्लाई से कम होती है तो प्राइस गिरता है। अब डिमांड भी कम हुई लॉकडाउन की वजह से, पर सप्लाई और ज्यादा कम हो गई, इसी वजह से प्राइसेस बढ़े। सप्लाई ही शॉक होगी, सप्लाई शॉक कहते हैं इसे, हमने करा हुआ ना सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। सप्लाई इतनी डिसरप्ट हो गई कि गिरी हुई डिमांड भी मीट नहीं हो पा रही, तो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 4 मेजर कारण थे। क्लियर? चलो, अपसाइड एंड डाउनसाइड रिस्क्स, जैसा कि हमने पहले भी करा हुआ है। अपसाइड एंड डाउनसाइड रिस्क्स क्या होते हैं? देखो, अभी हमें पता चल गया कि इन्फ्लेशन इस लेवल पे है। नाउ इन्फ्लेशन अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं अपसाइड रिस्क्स। यानी कि अभी हमें फ्यूचर नहीं पता, फ्यूचर में अगर कुछ ये चीजें सही बैठ जाएं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, फ्यूचर में अगर ये चीजें खराब हो जाएं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? वो फैक्टर जो फ्यूचर में इन्फ्लेशन को कम करेंगे उन्हें हम कहते हैं अपसाइड रिस्क्स। के ऑप्टिमिस्टिक चीज, उसे अपसाइड रिस्क कहेंगे। सोचने से ज्यादा आपको गेन हो गया, जितना आपने सोचा था उससे बेटर परफॉर्मेंस हो गई, यानी कि जितनी आप इन्फ्लेशन सोच रहे थे उससे कम निकली, राइट? अपसाइड रिस्क। बट डाउनसाइड रिस्क क्या होंगे? ये वो फैक्टर्स होंगे अगर ये पड़ गए,
अगर ये हो गया तो इन्फ्लेशन जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट? सो एक एक करके देखते हैं कि फ्यूचर का क्या प्रोस्पेक्ट है, अपसाइड रिस्क्स क्या है, कि इन्फ्लेशन कम किन किन सिनारियों में हो सकती है। The transmission of high wholesale inflation to retail inflation may be limited due to subdued demand. करंटली क्या हो चुका है, हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी करा हुआ है कि जब भी कभी अनसर्टेनिटी होती है ना मार्केट में, तो लोग ना स्पेंड कम करते हैं और सेव ज्यादा करते हैं। जब भी अनसर्टेनिटी होगी इकोनॉमिक, लोग सेविंग्स अपनी बढ़ा देंगे, स्पेंडिंग कम कर देंगे, बिकॉज ऑफ द प्रिकॉशनरी मोटिव टू सेव, राइट? तो अभी भी लग रहा है कि जैसे जैसे चीजें खुलने लग जाएंगी ना, सप्लाई चेन तो रिपेयर होती जाएगी, पर डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, बिकॉज पीपल आर सेविंग मोर। अभी वो स्पेंडिंग नहीं करना चाहते, राइट? तो सप्लाई चेन खुलती जाएगी, सप्लाई बढ़ती जाएगी, डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, राइट? क्योंकि अभी सेव ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे इन्फ्लेशन कम आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी वही है, विद प्रिकॉशनरी मोटिव टू सेव स्टिल हाई, देयर इज लिटिल चांस ऑफ फुल ब्लोन रिकवरी इन डिमांड। The phased unlocking of states may temper the CPI inflation to around 6 of June. ठीक है, वही बात है कि जब अनलॉक होता जाएगा, सप्लाई ठीक होती जाएगी, डिमांड उतनी तेजी से बढ़ेगी नहीं, क्योंकि लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे, सेव ज्यादा कर रहे हैं, और प्राइसेस कम आ जाएंगे। ये एक होप है ये। पर किस सिनारियो में सिचुएशन और बिगड़ जाएगी वो देखते हैं। अगर ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस और बढ़ जाते हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस ग्लोबली और बढ़ जाता है, रुपी और ज्यादा कमजोर हो जाता है फ्यूचर में, अगर रुपी वीकन हो जाएगा, यानी कि डेप्रिशिएट कर जाएगा, 70 से 80 हो जाएगा डॉलर के मुकाबले, तो आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, और आप फ्यूल इंपोर्ट ही करते हो काफी हद तक। तो इफ योर रुपी वीकन्स, then your imports would become expensive, crude oil would become expensive coming to India, and domestic prices of fuel would rise. That would create, again, that would create first order and second order effects. Eventually inflation would rise, right? तो रुपी वीक हो गया फ्यूचर में तो प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने मान लो फ्यूचर में टैक्सेस ही बढ़ा दी, एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा दी पेट्रोल और डीजल पे, तो और बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये तो था कि लोग अभी सेव करने के मूड में है, इसलिए डिमांड बढ़ेगी नहीं अनलॉक होने के बाद, पर क्या पता ऐसा ना हो, बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक ना पेंट अप डिमांड है। ऑलरेडी लोगों ने अपने आप को रोका हुआ था लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन खुलते ही लोग शॉपिंग पे चले जाएंगे, पेंट अप डिमांड है। अगर ये बात सच निकली, अनलॉक होते ही लोगों ने डिमांड बुरी तरह बढ़ा दी, तो फिर स्पाइक हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपका मॉनसून फेल हो जाता है, इस साल मॉनसून फेलियर हो जाता है, तो फूड की सप्लाई कम हो जाएगी, फूड में सप्लाई शॉक आ जाएगा, डिमांड तो इतनी है फूड की, सप्लाई गिर गई, तो अगेन इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो ये डाउनसाइड रिस्क्स हैं, ठीक है? नाउ इंपैक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, इसका इंपैक्ट क्या होगा, ज्यादा इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या होगा? सबसे प्रॉब्लम में तो आ जाएगा आरबीआई। क्यों? सीधी सी बात बताता हूं, आरबीआई को बोला हुआ है, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बोला हुआ है, लीगल मैंडेट है कि उन्होंने इन्फ्लेशन मेंटेन करनी है 2 to 6%, ठीक है? अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है तो आरबीआई या एमपीसी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगा। अगर इन्फ्लेशन कम ही रहती है और आरबीआई सोचता है कि ग्रोथ को बूस्ट करना चाहिए, तो वो कम कर देगा, राइट? तो अगर इन्फ्लेशन आपकी मॉडरेट लेवल्स पे है और इकोनॉमी में अभी ग्रोथ तो हो नहीं रही है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। पर अगर आरबीआई को लगता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। पर अभी क्या हो रहा है, अभी ग्रोथ भी नहीं हो रही और इन्फ्लेशन भी बढ़ी हुई है। अब आरबीआई क्या करे? आरबीआई का ये जो लीगली मैंडेटेड टारगेट है, ये ब्रीच हो चुका है। इस पॉइंट पे एमपीसी को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए, पर अगर एमपीसी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो इकोनॉमिक रिकवरी ठीक से नहीं हो पाएगी, जो कि एक और एम है। तो एक डायलेमा में से फंस गए हैं वो। तो अभी लोग कह रहे हैं कि आरबीआई या एमपीसी इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखेंगे, ना वो बढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़ाएंगे तो ग्रोथ सैक्रिफाइस होगी, कम करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, राइट? तो अनचेंज रखेंगे, पर डायलेमा बहुत सॉलिड है, राइट? ठीक है, तो इसीलिए पता क्या कह रहे हैं, क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा तो सकता नहीं है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आरबीआई या एमपीसी नहीं कर सकती इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल, तो गवर्नमेंट शुड स्टेप इन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। और गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है? वेल, जो फ्यूल इन्फ्लेशन हो रखी है ना बहुत सारी, उसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी।
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बहुत बड़ा कंपोनेंट है, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए, हम आगे भी देखेंगे। तो गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी कम कर देनी चाहिए, इससे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, फ्यूल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी और प्राइसेस थोड़े नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बिकॉज अभी गवर्नमेंट को ही ये स्टेप लेना पड़ेगा, वरना आरबीआई तो ले ही नहीं सकता, फंसा हुआ है वो। उसने इकोनॉमिक रिकवरी भी करवानी है, ग्रोथ भी करवानी है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अभी आरबीआई के टूल्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका फोकस रिकवरी पे है। तो इसीलिए गवर्नमेंट शुड स्टेप इन एंड रिड्यूस इट्स टैक्स रेट्स सो दैट at least fuel inflation at least fuel inflation slows down. Yeah, it has a sobering effect on fuel inflation, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। Alright? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ऊपर रहेगी तो इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट शुड स्टेप इन, दैट्स व्हाट वी टेक आउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। ओके, ऑलराइट, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। नाउ इस पे इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों में आर्टिकल्स आए हैं। हिंदू में ये आर्टिकल आया था, नेगेटिव परसेप्शन ऑन इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट राइजेस टू एन 8-year हाई, और इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज में ये आर्टिकल आया था। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे होता क्या है जो ये आरबीआई कंडक्ट करता है, वो देख लेते हैं। ओके, सो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ओके, The RBI conducts this survey every couple of months. हर 2 महीने में RBI ना ये सर्वे करेगा। इस सर्वे में RBI asks households in 13 major cities. 13 मेजर सिटीज के हाउसहोल्ड्स में जाके आरबीआई कुछ सर्वे कंडक्ट करता है। वो 13 मेजर सिटीज कौन सी है? अहमदाबाद, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, तिरुवनंतपुरम और ऐसी और सिटीज। 13 सिटीज में हाउसहोल्ड सर्वे करता है जाके आरबीआई, और उसमें बस वो ना आरबीआई ये जानना चाहता है कि लोगों की परसेप्शन क्या है, लोगों को क्या लगता है कि उनकी अभी या कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन और उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन पिछले साल के मुकाबले खराब हुई है या बेटर हुई है या वहीं की वहीं है। और आरबीआई एक और सवाल पूछता है, आरबीआई पूछता है कि इस साल के मुकाबले आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में, अभी तो ये साल चल रहा है, फ्यूचर में आपकी सिचुएशन बेटर होगी, खराब होगी या वहीं की वहीं रहेगी। तो 2 चीजों पे आरबीआई सवाल पूछता है, एक पिछले साल के मुकाबले अभी करंट सिचुएशन बेटर है या वर्स है, और फ्यूचर में आपको क्या लगता है आपकी सिचुएशन बेटर होगी या वर्स होगी, राइट? नाउ आरबीआई ये सर्वे कंडक्ट करता है और कुछ वेरिएबल्स पे कंडक्ट करता है। वेरिएबल्स मतलब ये जो आरबीआई क्वेश्चन पूछता है वो कुछ 5 चीजों पे क्वेश्चन पूछता है। आरबीआई पूछता है कि जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन आपको कैसी लग रही है, कि पिछले साल के मुकाबले बेटर है, बुरी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सिनारियो कैसा चल रहा है, ठीक है, ओवरऑल प्राइस की सिचुएशन कैसी चल रही है, इनकम लेवल्स कैसे चल रहे हैं, स्पेंडिंग लेवल्स कैसे चल रहे हैं। तो इन 4-5 वेरिएबल्स पे आरबीआई अपने क्वेश्चंस डिजाइन करता है और ये देखता है कि लोगों की परसेप्शन क्या चल रही है इन चारों चीजों पे। प्राइस का क्या लोगों की परसेप्शन है, इंप्लॉयमेंट को लेके लोगों की क्या परसेप्शन है, ये चीज, ठीक है। उस बेसिस पे आरबीआई 2 इंडेक्स निकालता है। एक होता है करंट सिचुएशन इंडेक्स। करंट सिचुएशन इंडेक्स में आरबीआई पता है क्या बताता है कि लोगों को क्या लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले अभी सिचुएशन बेटर है या वर्स है, ये करंट सिचुएशन इंडेक्स बताएगा। और दूसरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स पता है क्या है कि लोगों को क्या लगता है कि अभी के मुकाबले अगले साल, अभी के मुकाबले नेक्स्ट ईयर सिचुएशन बेटर होगी या वर्स होगी। तो एक तो पास्ट से कंपैरिजन है, एक प्रेजेंट से कंपैरिजन है फ्यूचर का। तो ये 2 इंडेक्सेस आते हैं, ठीक है, ये उनकी डेफिनेशन है। नाउ ये जो अभी सर्वे हुआ है लेटेस्ट, उसका डेटा हमें बताता है कि लोगों की परसेप्शन, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नीचे आ चुका है। लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पिछले साल के मुकाबले खराब हुई है और फ्यूचर में और खराब होगी। लोग कह रहे हैं इनकम और स्पेंडिंग लेवल्स पिछले साल के मुकाबले खराब हुए हैं और अगले साल और खराब होंगे। तो according to consumer confidence survey conducted by RBI, people think that they are worse off than previous year and they'll be worse off than in future in comparison to the current year. तो लोगों की परसेप्शन, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नीचे गिरा हुआ है। काफी ज्यादा लोग मायूस हैं और लोगों को फ्यूचर से भी कोई होप नहीं है, राइट? ये मेजर चीज है। यही ग्राफ्स के थ्रू फॉलिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था। तो मेन आपको जो पता होना चाहिए ना इस न्यूज से रिलेटेड,
खासकर प्रीलिम्स के लिए, वो ये कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे क्या होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इट इज कंडक्टेड एवरी कपल ऑफ मंथ्स, 13 मेजर सिटीज, इस पे पूछ सकते हैं 5 वेरिएबल्स कौन से हैं। प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि ये फैक्ट तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो ऑल टाइम लो पे है, ठीक है, वो तो आपको याद रहेगा, पर ये फैक्ट्स याद नहीं रहेंगे और प्री में इन्हीं से ही सवाल पूछे जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो मेन फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे क्या थी? एक चीज कि ना स्कोर जो होता है, जो आपका करंट सिचुएशन वो होता है, करंट सिचुएशन इंडेक्स होता है, उसमें ना 100 का स्कोर कंसिडर किया जाता है न्यूट्रल। 100 से ज्यादा आ जाएगा तो आप समझते हो कि पिछले साल के मुकाबले आप बेटर हो, और अगर 100 से कम आता है तो पिछले साल के मुकाबले आप बुरी सिचुएशन में हो। तो अभी मई में 48.5 आया, यानी कि 51.5 पॉइंट से आप सोच रहे हो कि आपकी सिचुएशन खराब है पिछले साल के मुकाबले, तो बहुत ही लो है, ठीक है। तो न्यूट्रल होता है 100 का स्कोर। खैर, फ्यूचर वाले केस में भी, फ्यूचर क्या फुल फॉर्म था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, FEI, उसमें भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। तो इससे रिलेटेड जो फाइंडिंग्स है वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी रीजंस फॉर सच अ पेसिमिस्टिक आउटलुक, लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वेल सिंपल, एम्प्लॉयमेंट सिनारियो खराब है, जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, लोग जॉब से निकल गए तो इनकम खराब हो गई है, लोगों की इनकम्स नहीं आ रही हैं, स्पेंडिंग लेवल्स गिर गए हैं, तो ओवरऑल ही बहुत पेसिमिस्टिक और मायूस कुन माहौल है, राइट। तो ये जो मेन चीज है जो मैं आप चाहता हूं आपको याद रहे वो यही है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स, मेन फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे, ये बस एक रीडिंग दे देना अपने नोट्स में से, ठीक है। सिमिलरली रीजंस फॉर सच अ पेसिमिस्टिक आउटलुक, ये भी आप बस एक रीडिंग दे देना अपने नोट से, दैट्स इट। बाकी जो आपको पता होना चाहिए वो हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में, ऑलराइट, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेटा, ठीक है। दीज डेटा ले आउट ट्रिकी चैलेंज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। If the government strategy for fast economic growth, expecting the private sector to lead India out of this through trough by investing in new capacities is to succeed, then consumer spending has to go up sharply. अगर इंडिया ये सोच रहा है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी होगी वो प्राइवेट लेड होगी, अगर इंडिया इस चीज पे बैक कर रहा है कि प्राइवेट लेड इकोनॉमिक रिकवरी होगी, तो भाई प्राइवेट प्लेयर्स तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर उन्हें लगेगा लोग खर्चा करेंगे, खरीदेंगे। पर अभी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो लो पे है, लोग खर्चा करेंगे नहीं, लोग खर्चा नहीं करेंगे तो प्राइवेट पीपल इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आज इन्वेस्ट कर दिया रिटर्न तो कुछ आना नहीं, क्योंकि लोगों ने तो खर्चा नहीं करना, मैं क्यों नई फैक्ट्री लगाऊं, राइट। और अगर प्राइवेट लोग नई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो वो जो नई फैक्ट्री लगा के लोगों को इंप्लॉयमेंट दे सकते थे अब वो भी नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट वहीं की वहीं रहेगी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर वहीं की वहीं रहेगी तो इनकम तो वहीं की वहीं गिरती जाएगी, इनकम लेवल्स, और स्पेंडिंग लेवल्स भी गिरते जाएंगे, डिमांड गिरती जाएगी, एक विशियस साइकिल आ जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इसलिए कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी, वो और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी, राइट। तो इससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पेसिमिस्टिक आउटलुक इज नॉट हेल्दी फॉर द इकोनॉमी, ऑलराइट, मेक सेंस। चलो, टेक ओवर ऑफ पीएमसी बैंक। नाउ ये बड़ी ना सिंपल सी न्यूज है, ठीक है। बस इसमें ना कुछ फैक्ट्स डिस्कस होंगे, मैं चाहता नहीं था वैसे, आई वाज नॉट इंक्लूडिंग दिस, मैं पहले सोच रहा था कि इसे मैं लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, बस आपको नोट्स में दे दूंगा, पर फिर भी अब मैंने नोट्स में दे तो दिया है तो हल्की सी डिस्कशन कर लेते हैं। इससे रिलेटेड बस आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, एक तो इंडियन एक्सप्रेस में, एक आपके हिंदू में। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, 2019 में फेल हो गया था। फेल होने की वजह से आरबीआई ने मोरेटोरियम लगा दिया। मोरेटोरियम में क्या हुआ था कि जिन लोगों ने डिपॉजिट करे हुए इन कोऑपरेटिव बैंक्स में से वो अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। आरबीआई ने लगा दिया था पहले कि 1000 रुपए से ज्यादा आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो जिन लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख लगाए हुए उनका पैसा फंस गया वहां पे, क्योंकि बैंक ही फेल हो गया, वो पैसा वापस ही नहीं दे सकता, राइट। तो इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए पहले तो आरबीआई ने पीएमसी बैंक को टेक ओवर कर लिया, पर फिर भी अभी तक सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हुई थी। तो आरबीआई ने सोचा कि कोई बड़ी सी फाइनेंशियल कंपनी इसको टेक ओवर कर ले, पीएमसी बैंक को, और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दे। ना कोई बड़ी सी एनबीएफसी आएगी तो वो अपने साथ पैसा लेके आएगी, वो जब पैसा लेके आएगी इसको अक्वायर कर लेगी और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बना लेगी, तो ऑलरेडी लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं उनके वापस आने की उम्मीद बढ़ सकती है, राइट। क्योंकि पैसा था नहीं ना पीएमसी बैंक के पास, पर अब क्योंकि पैसा आएगा, क्योंकि एनबीएफसी खरीद लेगा ना इसे, तो पैसा ही देगा,
उस पैसे से, उस कैपिटल से आप डिपॉजिटर्स अपनी लायबिलिटी पूरी कर सकते हो, डिपॉजिटर्स का पैसा वापस कर सकते हो। तो डिपॉजिटर्स में एक खुशी की लहर है कि कुछ पैसा तो हमारा वापस आएगा। तो ये बेसिक न्यूज थी, राइट। व्हाट्स इन द न्यूज, ये सब था। आरबीआई ने कहा है कि सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनका कोलैबोरेशन है भारत पे, आपने सुना होगा भारत पे, जिसके थ्रू पेमेंट करते हो, जैसे गूगल पे वगैरह हो गया, भारत पे और सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज का एक एंटिटी है दोनों, राइट। इनको आरबीआई ने मंजूरी दे दी है कि आप पीएमसी बैंक को अक्वायर कर लो और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दो, राइट, ठीक है। बस यही सब न्यूज में, इससे डिपॉजिटर्स का पैसा वापस आने की उम्मीद है, राइट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, यही जो मैंने अभी आपको बताया था वही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। ये फेल हो गया था, फिर आरबीआई ने इसे टेक ओवर कर लिया, फिर एंड में पीएमसी बैंक इनवाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि कोई पीएमसी बैंक को खरीदना चाहता है रिजॉल्व करने के लिए, ताकि ये रिकंस्ट्रक्ट हो सके, राइट। तो पीएमसी बैंक ने इनवाइट करी थी बिडिंग कि आप हमें खरीद लो, उस पैसे से हम वापस कर देंगे डिपॉजिटर्स का पैसा। तो ये वो था। खैर, इसको ना बस एक ब्रीफ रीडिंग दे देना, व्हाट्स इन द न्यूज एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन आपसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बट कुछ फैक्ट्स मैंने इधर आउटलाइन करे हुए हैं जो आपको हर हाल में पता होने चाहिए। कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, नाम से ही पता चलता है ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं। यानी कि यूनिवर्सल बैंक्स और डिफरेंशिएटेड बैंक्स में फर्क क्या होता है। यूनिवर्सल बैंक्स होते हैं जो बैंक्स के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक बैंक ने जितने, मान लो एक बैंक 100 फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसमें से एक डिफरेंशिएटेड बैंक 10 या 15 फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। यानी कि वो सारे बैंक्स के फंक्शन नहीं परफॉर्म करता, जो भी एक बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज होती है वो सारी नहीं करता, बस एक नीश वो अपना पूरा करता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक डिफरेंशिएटेड बैंक है क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस देता है, छोटे लोन्स देता है। प्लस इसमें और यूनिवर्सल बैंक में फर्क क्या होता है कि इसका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट होता है ना, आपने सुना है ना पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट 40% आपको देना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% अपना पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना होता है, राइट। और कुछ फैक्ट्स हैं जो अगर आपने बैंकिंग पे लेक्चर लगाए थे तो आपको याद होगा, नहीं याद तो अपने नोट्स रिवाइज करो, उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिटेल है। बाकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो मैंने यहां दी हुई है, आप अपने इस करंट अफेयर्स के लेक्चर के नोट्स में भी देख सकते हैं, राइट। एक और चीज जो प्री में पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक चीज पूछ सकते हैं आपसे, पहली लाइन देखना, The RBI said that it has granted in principle approval to Centrum Financial Services to set up a small finance bank under the general guidelines for on-tap licensing of small finance banks. Now ये on-tap licensing क्या होती है? ध्यान से सुनना। देखो, किसी को भी अगर बैंक बनाना है, चाहे वो यूनिवर्सल बैंक है, चाहे वो पेमेंट बैंक है, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, किसी को भी बैंक बनाना है तो उसे लेना पड़ेगा आरबीआई से लाइसेंस, राइट। नाउ पहले ना आरबीआई क्या करता था, लाइसेंस ना स्पेसिफिक विंडोज में देता था। जैसे कि ये साल चल रहा है तो आरबीआई जनवरी फरवरी में लाइसेंस बांटेगा, फिर उसके बाद बंद कर देगा वो विंडो, फिर अक्टूबर नवंबर में लाइसेंस बांटेगा। ऐसा नहीं है कि आरबीआई सारा साल खुला है आपको लाइसेंस देने के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स में ही बांटता था। बट ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब क्या है, जब आप रेडी हो आप आरबीआई में एप्लीकेशन दे दो थ्रू आउट द ईयर, कभी भी आपको लगे, जरूरी नहीं है जनवरी फरवरी, अगर कभी भी पूरे साल में आपको लगता है कि आपका सारे आप रेडी हो, आप एप्लीकेशन आरबीआई में फाइल कर दो, आरबीआई कभी भी आपको लाइसेंस दे देगा। जरूरी नहीं है एक शेड्यूल में दे, एक विंडो में दे। उसे हम कहते हैं ऑन टैप फैसिलिटी। ऑन टैप फैसिलिटी मतलब पूरे साल में कभी भी आप लाइसेंस ले सकते हो, ठीक है, बस और कुछ नहीं, राइट। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स के लिए ऑन टैप फैसिलिटी अलाउड है, तो उसी बेसिस पे दे रहे हैं। तो ये ऑन टैप लाइसेंसिंग के बारे में बस पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, ठीक है। तो इस न्यूज में बस आपको ये एक बारी रीडिंग दे देना, ऑन टैप लाइसेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पता होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यूज। नाउ ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू क्या है? सिंपल, दो आर्टिकल आए थे,
एक तो आपका आया था कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में टैक्स रेवेन्यूज, जिसे हम जीटीआर भी कहते हैं, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज बढ़े हैं, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज बढ़े हैं। जबकि हमेशा हम ये मानते हैं टैक्स बॉयंसी के कॉन्सेप्ट से कि जीडीपी बढ़ेगी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, जीडीपी कम होगी टैक्स कलेक्शन गिरेगी। पर पिछले साल आपकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, येट आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, राइट? तो एक तो ये आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल था कि नेक्स्ट, अब ये जो करंटली साल चल रहा है जिसे हम फाइनेंशियल ईयर 22 कहते हैं, 2021-22, इसके पहले 2.5 महीनों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, इनकी कलेक्शन भी बढ़ गई है, राइट? तो इस आर्टिकल में आपको इतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पहले 2.5 महीने में बढ़ी है। वो भी अगर नहीं पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रीलिम्स में ऐसा सवाल नहीं आएगा, ठीक है? प्रीलिम्स में इस न्यूज से रिलेटेड सवाल आएगा, वो देख लेते हैं, ठीक है? सो ग्रोथ इन सेंटर्स टैक्स रेवेन्यू हुआ क्या है इन फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि 2000, ये डिस्पाइट अ स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन एंड अ रेजिड कोविड-19 फर्स्ट वेव, द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेंटर इंक्रीज्ड ओवर फाइनेंशियल ईयर 20। यानी कि पिछले साल के मुकाबले लॉकडाउन के जो ईयर था, मतलब 2019-20 के मुकाबले, जब लॉकडाउन था ही नहीं, लॉकडाउन वाले साल में टैक्स कलेक्शन बढ़ी है सरकार की, ठीक है? Though this was made possible due to sharp rise in central excise duty which compensated for a drop in corporate tax collection, और यही मेन रीजन है। ध्यान से सुनना, पिछले साल लॉकडाउन लग गया, ठीक है? लॉकडाउन पूरा स्ट्रिंजेंट था। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ नहीं हो रहा, तो जीएसटी भी गिरेगा आपका, कुछ ट्रेड ही नहीं हो रहा, खास इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो कॉर्पोरेशंस की भी इनकम्स गिरेंगी, कॉर्पोरेशंस जो कमा रही थी, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी गिरेगा, और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, इनकम्स ही नहीं कमाएंगे, तो इनकम टैक्स भी गिरेगा। तो ओवरऑल लॉकडाउन के दौरान टैक्स कलेक्शन कम होनी चाहिए थी। और जब फर्स्ट वेव वाला लॉकडाउन चल रहा था ना, पहले 2 क्वार्टर्स में पिछले साल सितंबर तक, तो जीएसटी भी गिरा हुआ था, कॉर्पोरेट टैक्स भी गिरा हुआ था, इनकम टैक्स भी गिरा हुआ था, ओवरऑल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू गिरे हुए थे, राइट? ठीक है ना, ओवरऑल टैक्स कलेक्शन तो गिर रही थी, बट एक चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही थी जिसने इस सबको कॉम्पनसेट कर दिया। वो क्या चीज थी? वो थी एक्साइज ड्यूटी। और अभी हमने देखा है गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी किस पे बढ़ाई हुई है? फ्यूल पे। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा, पेट्रोल और डीजल जब लॉकडाउन लगा ना, तो इंटरनेशनली पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम होने लग गए। तो सेंटर को दिखा एक आइडिया, सेंटर ने कहा क्योंकि अब प्राइसेस कम है, हम टैक्स बढ़ा देते हैं। तो वो जो इंटरनेशनली प्राइसेस कम हुए थे, हमें फील ही नहीं हुए थे, क्योंकि जितने से प्राइसेस कम हुए सेंटर ने टैक्स बढ़ा दिया, तो सेंटर की एक्साइज ड्यूटी कलेक्शंस बढ़ गई। उसके बाद जब लेटर इन द ईयर जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने लग गए, एक्साइज ड्यूटी इन्होंने कम नहीं करी। जब कम हो रहे थे तो इन्होंने बढ़ा दिया टैक्स, हमें कुछ फील नहीं हुआ। पर जब बढ़ने लग गया प्राइस, तभी भी इन्होंने टैक्स हाई रखे, और तभी दाम 100 रुपए पहुंच गए थे पेट्रोल के, राइट? अभी भी ऐसा ही है। तो एक्साइज ड्यूटी इन्होंने दबा के कलेक्ट करी है फ्यूल पे, क्योंकि फ्यूल हम कंज्यूम तो करेंगे ही करेंगे, खरीदेंगे ही खरीदेंगे, राइट? ऐसा तो नहीं है कि महंगा हो गया फ्यूल अब नहीं खरीद रहे, खरीदेंगे तो फिर भी, मोबिलिटी तो फिर भी होगी। तो फ्यूल कंजम्पशन ऊपर रही, एक्साइज ड्यूटी सेंटर ने दबा के कलेक्ट करी। लोगों पे महंगाई की मार जरूर पड़ रही है, पर सेंटर दबा के एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करी पिछले साल भी, सो मच सो कि जीएसटी गिरा। बाद में जीएसटी रिकवर हो गया अच्छे से, पर कॉर्पोरेट टैक्स तो बुरी तरह गिरा, उसको भी कवर कर गया एक्साइज ड्यूटी ना। इससे प्रॉब्लम पता क्या आई है? इससे बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि इंडिया का टैक्सेशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिग्रेसिव हो गया। रिग्रेसिव मतलब पहले गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था कॉर्पोरेट टैक्स से, यानी कि बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो ज्यादा गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते थे। तो पहले कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता था, कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता था। अब एक्साइज ड्यूटी ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स दे नहीं रहा। तो पहले तो अमीरों से ज्यादा टैक्स आता था, अब मासेस से आप ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। ये तो रिग्रेसिव हो गया ना। प्रोग्रेसिव क्या होता है? टैक्स द रिच गिव मनी टू द पुअर। रिग्रेसिव में क्या है कि अमीरों से ज्यादा गरीब लोग टैक्स दे रहे हैं या मासेस ज्यादा दे रहे हैं।
तो इंडिया की टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट से शिफ्ट हो गई मासेस पे। ये तो एक बुरी चीज है। मासेस वैसे ही कोविड-19 के दौरान बहुत बुरी हालत हुई है। कई कॉर्पोरेट्स ने तो और पैसा बनाया है, अंबानी अदानी ने, पर मासेस की जॉब्स गई हैं, महंगाई उन्हें फेस करनी पड़ रही है, ऊपर से उनसे टैक्स भी आप ज्यादा कलेक्ट कर रहे हो। तो इसीलिए दिस इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, यही प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशन है। देयर इज अ शिफ्ट इन द टैक्स बर्डन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स टू मासेस। बर्डन कॉर्पोरेट से मासेस पे शिफ्ट हो गया, व्हिच कम्स एट अ टाइम व्हेन द पैंडेमिक हैज लेड टू मेनी जॉब लॉसेस एंड रिड्यूस्ड इनकम लेवल्स। ठीक है, प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव इंक्रीज फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 करोड़ टू 13.4 करोड़ ड्यू टू द पैंडेमिक। महंगाई की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई, गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट कितना कर लिया। इसी वजह से 6 करोड़ से अब इंडिया में नंबर ऑफ पुअर डबल हो गए। इंडिया में नंबर ऑफ पुअर डबल हो गए। दैट मींस मेनी नॉन पुअर स्लिप्ड इनटू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ दिस। So this is a bad thing. While fuel consumption decreased by more than 10%, the contribution of union excise duties to overall tax revenue increased by 7 points. Right? तो ये एक प्रॉब्लम है इस चीज से रिलेटेड। Alright? Now हम आ जाते हैं अपने लास्ट डिस्कशन या लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फेड रिजर्व्स टेपर टैंट्रम्स। नाउ टेपर टैंट्रम का मतलब क्या है, पहले ये पता होना चाहिए, फिर हम इशू को डिस्कस कर पाएंगे ना, जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया। तो ध्यान से सुनना। देखो, कभी भी यूएसए में अगर अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी होगी, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई बढ़ाएंगे वो, राइट? जब भी यूएसए में अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी होगी, इजी मनी पॉलिसी होगी, तो वो इंटरेस्ट रेट्स गिरा देंगे, राइट? इतने गिरा देंगे कि इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया, वहां पे इंटरेस्ट रेट्स यूएसए के मुकाबले ज्यादा होंगे, राइट? तो जब भी यूएसए इजी मनी पॉलिसी फॉलो करेगा, उसके इंटरेस्ट रेट गिरेंगे और इंडिया में कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे। नाउ यूएसए मनी सप्लाई दबा के बढ़ा रहा है। यूएसए ने मनी सप्लाई बढ़ा दी, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया। अब लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं, ताकि वो कुछ ले पाए, रिटर्न ले पाए। यूएसए में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स इतने कम है यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि इजी मनी पॉलिसी चल रही है। यूएसए ने इंटरेस्ट रेट्स गिराए हुए हैं, तो वहां पे जो इन्वेस्टर बैठा है ना, उसे लग रहा है कि मुझे इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं किसी को लोन दूं तो मुझे इतना इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, मैं कहीं इन्वेस्ट करूं मुझे इतना रिटर्न ही नहीं आएगा, क्योंकि यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स इतने कम है, मुझे खास रिटर्न नहीं आएगा, इस पैसे को मैं कहां इन्वेस्ट करूं। फिर उसे दिखती है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया में वो देखता है कि इंटरेस्ट रेट भी हाई है, रिटर्न भी अच्छा आ रहा है, स्टॉक मार्केट भी अच्छी चल रही है। तो यूएसए वाले लोग अपना इन्वेस्टमेंट्स, अपने सेविंग्स उठा के इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया में पैसा डालना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, इंडिया में एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं। और जब इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, तो हमने करा हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट? बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट सरप्लस में जाना शुरू कर देगा। और अगर कैपिटल अकाउंट इतना ज्यादा सरप्लस में जा रहा है, इंडिया का ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जाना शुरू कर देगा। और अगर इंडिया का ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट जब सरप्लस में जाएगा, तो क्या होगा, रुपी स्ट्रांग होगा, अप्रिशिएट होगा, राइट? रुपी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रहा है, साथ साथ रुपी भी स्ट्रांग होता जाएगा, साथ साथ इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ते जाएंगे, राइट? ये फायदे होते हैं जब यूएसए जैसी बड़ी कंट्री इजी मनी पॉलिसी फॉलो करती है, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी सांस रखती है, पैसा प्रिंट करती रहती है, फ्लो करवाती रहती है, मनी सप्लाई बढ़ाती रहती है। ठीक है? पर यूएसए मनी सप्लाई क्यों बढ़ा रहा था, मैं बताता हूं आपको। 2008 में ना यूएसए में क्राइसिस आया, रिसेशन आया गंदा ना। रिसेशन से निकलने के लिए इजी मनी पॉलिसी फॉलो करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेटिव होती है, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं। 2008 में यूएसए में रिसेशन आया, यूएसए ने दबा के मनी सप्लाई करी, यूएसए ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस करे, बॉन्ड खरीदने शुरू कर दिए, पैसा पंप इन करा, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ही गिरा दिए। उसका फायदा इंडिया को हो गया। यूएसए ने अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने के चक्कर में मनी सप्लाई बढ़ा दी, काफी ज्यादा पैसा इंडिया भी पहुंच गया और इंडिया को भी फायदा होने लग गया। ठीक है? पर आपको पता है कि इजी मनी पॉलिसी तब फॉलो करते हैं जब रिसेशन चल रहा हो, वरना अगर आप इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम कर दोगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है।
राइट? तो जब यूएसए की इकोनॉमी ना 2013 के आसपास रिकवर करने लगी, तो यूएसए को लगा अब हमारी इकोनॉमी रिकवर कर गई है, अब हमें ये इजी मनी पॉलिसी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम नहीं फॉलो करते। इनफैक्ट अब हमारे यहां इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हो गया, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हमने शुरू करना है, तो अब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर देंगे और अब हम टाइट मनी पॉलिसी फॉलो करने शुरू कर देंगे। जैसे यूएसए ने ये अनाउंस करा, क्या हुआ? इंडिया से पैसा वापस आना शुरू हो गया, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से पैसा वापस आना शुरू हो गया। ठीक है, जब इजी मनी पॉलिसीज थी तो आ रहा था, अब टाइट हो गई है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, पैसा उठ के वापस आ ही जा रहा है। जब पैसा उठ के वापस आने लग गया तो एफडीआई एफआई कम होने लगी, कैपिटल अकाउंट में कम होने लग गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट नीचे जाने लग गया, रुपी डेप्रिशिएट करने लग गया। आपको पता है 2009 तक इंडिया $1 वाज इक्वल टू 47 रुपीज, $1 47 रुपीज हो गया था। पर जैसे ही 2013 आया, 2013 तक बिकॉज यूएसए ने टाइट मनी पॉलिसी कर ली, इतना कैपिटल फ्लाइट हुआ इंडिया से, इतना कैपिटल फ्लाइट हुआ, रुपी 46 से डेप्रिशिएट होके 64 तक पहुंच गया, है ना? ये नुकसान होता है। यूएसए ने पहले तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि इजी मनी पॉलिसी फॉलो करके यूएसए ने हमें नशे की लत लगा दी, हम बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड होके हमने अपनी इकोनॉमी बढ़ा दी, फिर यूएसए ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, वही पैसा वापस चला गया, हमें नुकसान होना शुरू हो गया। जैसे यूएसए पैसा वापस लेके गया, इतनी कैपिटल फ्लाइट हुई, रुपी बुरी तरह नीचे आ गया और इंडिया को नुकसान होना शुरू हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिरनी शुरू होगी, बिकॉज हमने अपनी डिपेंडेंसी यहां पे बढ़ा दी थी। राइट नो, अभी भी सेम सिचुएशन आती जा रही है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, अच्छा इस सिचुएशन को, ये जो 2008 से 13 के बीच में हुई थी, खासकर 2013 में, इसे कहते हैं टेपर टैंट्रम। टेपर टैंट्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि 2013 में यूएसए के जो फेड रिजर्व के चेयरमैन थे, उनके सेंट्रल बैंक के चेयरमैन थे, उन्होंने अनाउंस करा था कि अब हम ना ये जो इजी मनी पॉलिसी है उसे टेपर ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, टेपर ऑफ कर रहे हैं, धीरे धीरे इसे कम करते जाएंगे हम इजी मनी पॉलिसी को। जैसे ही उन्होंने अनाउंस करा, अनाउंसमेंट के बाद ही, अभी करी नहीं थी स्टार्ट, अनाउंसमेंट के बाद ही इन्वेस्टर्स पैसा वापस ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने। राइट, तो इंडिया ने कह दिया कि यूएसए ये टेपर करने के टैंट्रम थ्रो करी जा रहा है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। और नॉट जस्ट इंडिया को हो रहा था, ब्राजील, चाइना और सबको नुकसान होता जा रहा था इसका। ठीक है, तो टेपर टैंट्रम टर्म वहां से आया जब यूएसए डिसाइडेड इन 2013 टू टेपर ऑफ इट्स इजी मनी पॉलिसी। राइट, अभी फिर से ऐसे सिचुएशन आसार बन रहे हैं। कैसे आसार बन रहे हैं? अभी देखो, कोविड-19 पैंडेमिक आया, कोविड-19 पैंडेमिक आया तो यूएसए में भी लॉकडाउन लगा, यूएसए में लॉकडाउन लगा तो वहां पे इकोनॉमी क्रैश करने लग गई। उस इकोनॉमिक क्रैश से बचने के लिए वहां के फेड रिजर्व ने फिर से इजी मनी पॉलिसी करनी स्टार्ट कर दी, इंटरेस्ट रेट्स गिरा दिए, बॉन्ड बाइंग बहुत शुरू कर दी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बहुत ज्यादा शुरू कर दिए, मनी प्रिंट करके इकोनॉमी में फ्लो करना शुरू कर दिया, मनी सप्लाई बढ़ा दी। अब अगेन वही स्टोरी रिपीट हो रही है, यूएसए ने मनी सप्लाई बढ़ा दी, उसका फायदा इंडिया की स्टॉक मार्केट्स को हो रहा है, इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, वो सारा का सारा इमर्जिंग मार्केट्स में जा रहा है और इंडिया की स्टॉक मार्केट दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती गई। पिछले साल शेयर प्राइसेस डबल होते गए। राइट, क्यों? क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए, क्योंकि यूएसए मनी सप्लाई बढ़ा रहा है दबा के। पर अब न्यूज आ रही है कि यूएसए की इकोनॉमी ऑलमोस्ट रिकवर कर गई है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसी साल के अंदर अंदर यूएसए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है। अगर यूएसए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो वही सिचुएशन रिपीट हो सकती है। राइट नाउ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वही सिचुएशन रिपीट होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब एक बारी हो चुकी है ना सिचुएशन, तो मेनी पीपल हैव लर्नड लेसन्स फ्रॉम इट, तो एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन रिपीट नहीं होगी। दो इंडिया जैसी कंट्रीज को हल्का सा नुकसान होगा, पर एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन रिपीट नहीं होगी। राइट, तो यही ये आर्टिकल है। तो मैंने पूरा जो यहां पे लिखा हुआ है सारा आपको एक ही इस गो में एक्सप्लेन कर दिया। राइट, विल द 2013 एपिसोड रिपीट इटसेल्फ? ठीक है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी रिकवर कर रही है, वो मनी सप्लाई कम कर रहा है, टाइट मनी पॉलिसी फॉलो कर सकता है। दो, यूएसए के फेडरल रिजर्व ने अनाउंस करा है कि हम 2023 से पहले इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, फिर भी
कुछ नहीं पता, अभी भी कुछ ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि बढ़ा भी सकते हैं, बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट्स वहां कह रहे हैं कि शायद बढ़ा दें, राइट? तो कुछ नहीं पता, तो देयर इज अ चांस दैट दिस एपिसोड विल रिपीट इटसेल्फ। विल इट हैव अ सिमिलर इंपैक्ट ऑन द इमर्जिंग इकोनॉमीज? नहीं। इस न्यूज़पेपर का आर्टिकल था कि नहीं, इस बारी इमर्जिंग इकोनॉमीज ने भी अपने लेसन्स लर्न किए हैं और यूएसए ने भी लेसन लर्न किया है कि उनके इस डिसीजन की वजह से, पुअरली कम्युनिकेटेड डिसीजन की वजह से कई कंट्रीज को नुकसान हुआ है। तो यूएसए अगर ऐसा स्टेप लेगा भी तो अच्छे से वेल इन एडवांस कम्युनिकेट करेगा ताकि कंट्रीज प्रिपेयर कर सके उसके लिए, राइट? तो ये वो चीज है, राइट? तो आपने नोट्स में से अगेन मैंने समझा तो दिया है, पर समझाने से अकेला कुछ नहीं होगा, पीडीएफ भी आपने पढ़नी है ये, ऑलराइट? ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे इश्यूज कवर होते हैं पिछले 2 हफ्तों के, बट I'll give you certain articles that you have to read yourself, important articles to read, all right? So this one article is from the Hindu, greening the economic stimulus. The other is from Indian Express, the path to hydrogen economy, and the next one is also from Hindu, energy inefficiency can short circuit cooling India. All right, so ये तीनों articles you have to read yourself. It will not only enhance your mains answer writing practice, it will also help you in essay writing as well. All right, चलो अब हम आ जाते हैं प्रीलिम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और मैं चाहता हूं आप सब इन क्वेश्चंस का आंसर करना अपने कमेंट सेक्शन में, राइट? 4 MCQs दैट यू हैव टू सॉल्व, इनके आंसर आप बताना, और कल ही मैं इनके आंसर की भी अपलोड कर दूंगा, पर एक दिन मैं सबको मौका दे रहा हूं सारे अपने आंसर्स लिखना, ऑलराइट? क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। India's tax to GDP ratio increased during financial year 21. The reason for this increase was contraction in GDP with increase in gross tax revenue. Increase in gross tax revenue during financial year 21 can be attributed to high corporate tax collection. Corporate tax collection बढ़ी है, इसलिए tax to GDP ratio बढ़ी है. Which of the above statements are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only 3, 1, 2 and 3. Alright? इसका आंसर लिखना आपने. Next, question number 2. Consider the following statements. Food component has majority weightage in wholesale price index. ये थोड़ी आपकी static knowledge भी टेस्ट कर रहा है लेक्चर की, जो हमने करा हुआ है इन्फ्लेशन से रिलेटेड. Food component has majority weightage in wholesale price index. Next, the recent spike in wholesale price index is due to spike in fuel and power prices. All right? So which of the above statements are correct? Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next. Which of the following is not a variable in RBI's consumer confidence index? हमने करा है ना आज consumer confidence index, उसमें variables करें, तो इन चारों में से कौन सा variable नहीं है इस index का? Income and spending levels, general economic situation, ease of doing business, employment scenario. All right, and last, consider the following statements. Monetary easing in USA leads to high capital inflow in emerging market economies like India. Okay. Tapering of monetary easing in USA leads to negative impacts on India which can be tackled through selling of foreign currency assets by RBI. ये अगर आपने एक्सटर्नल सेक्टर का अच्छे से करा हुआ है लेक्चर और सुना है, रिवाइज कर लेना चाहे, अगर आपने अच्छे से, आपको एक्सटर्नल सेक्टर समझ आ गया था, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आप इजीली डिकोड कर लोगे. ठीक है, वैसे बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है सेकंड स्टेटमेंट, बट अगर आपने अच्छे से लेसन्स लगाए हैं इकोनॉमी के, हमारे जो लेक्चर सीरीज थी, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 कौन सी करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2. ऑलराइट, और इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का लेक्चर खत्म होता है. थोड़ा लंबा लेक्चर था बिकॉज 2 हफ्ते हमने कवर करे, बट नॉनदलेस आई होप दैट यू एंजॉयड द लेक्चर एंड यू डिडंट फील द टाइम, यू डिडंट फील दैट इट वाज अ लॉन्ग लेक्चर. ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज. आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड आई होप इट एडेड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, स्पेशली योर प्रीलिम्स 2021. That's it from my side guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you. Hi. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए. कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी. नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर.